भीम, पढ़ने चलते हैं ना। भीम, बहुत खुशी हो रही होगी ना तुम्हें, खानदान के नाम पर ऐसे मिट्टी उछालते हुए। भीम, पढ़ने चलते हैं, चलो। वैभव, क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बातों को? तुम्हें आज के आज लंदन वापस जाना होगा और दूर रहकर भी दोस्ती निभाई जा सकती है। नहीं भीम, मैं लंदन परसों जाऊंगा। उससे पहले मैं किसी भी हाल में नहीं जाऊंगा। जिसको जो करना है कर ले। क्यों इतनी जिद कर रहे हो वैभव? क्योंकि बात अब सिर्फ मेरे और तुम्हारे दोस्ती की नहीं है, बात मानवता की है। और तुम्हें क्या लगता है कि ये जो तुम लड़ाई लड़ रहे हो, उसमें एक दिन ऐसी एक सुबह होगी और ये सारे बड़ी जाति के लोग तुम्हारे साथ हो जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा भी। एक एक करके लोग तुम्हें समझना शुरू करेंगे, और जो एक एक लोग तुम्हें समझेंगे, उनके साथ ये बचे हुए लोग वही व्यवहार करेंगे जो मैं आज मेरे साथ कर रहे हैं। और अगर ऐसे भावुक होकर मुझे खुद से दूर करोगे, तो फिर कोई वैभव किसी भीम के लिए ये जात पात की लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। फिर कोई दहलीज पार नहीं कर पाएगा। फिर तुम्हारी जात छोटी और इनकी जात बड़ी रह जाएगी। हम किर्लोस्कर गुरुजी के पास चलते हैं, उन्हीं से पूछ लेंगे कि तुम सही हो या मैं सही हूं। और दोस्ती में जब किसी का हाथ पकड़ते हैं ना, तो उसे सारी जिंदगी नहीं छोड़ते। चलो भाई। अरे राम जी, अब इस उम्र में तुम्हें क्या काम देंगे? सेठ जी, उम्र की कोई बात नहीं, आप जो काम कहेंगे सब काम कर लूंगा। और सेठ जी, जो व्यक्ति अपने कंधे पर जिम्मेदारी लेकर चलता है ना, उसकी उम्र रुक जाती है। वाह, वो छोटी जात के बात बड़ी कही तुमने। अरे बेवकूफ इंसान, जिम्मेदारियों से सिर्फ कंधे मजबूत होते हैं, लेकिन घुटने कमजोर हो जाते हैं। और जब मजदूर के घुटने ही नहीं होंगे तो मजदूर किस काम का? ऐसा कुछ नहीं है सेठ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं काम कर सकता हूँ। अच्छा तो ठीक है, यहाँ से वहां तक दौड़ते हो जाओ और वहां से यहाँ तक दौड़ते आओ। मैं 10 तक गिनूंगा। अगर मेरे 10 गिनने से पहले तुम यहाँ आ गए तो समझो ये नौकरी तुम्हें मिल गई। लेकिन सेठ जी, सेठ जी, मैं दौड़कर वापस आ जाऊंगा, आप गिनती चालू कीजिए। राम जी, क्या क्या कर रहे हो तुम? ये हुई ना बात, तो चलो दौड़ना शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7। राम जी, जाओ जाके देखो कहीं तुम्हारे बूढ़े दोस्त के कंधों में चोट न लग गई हो। राम जी, क्या हुआ तुम्हें? उठो, उठो, आराम से। आया था बड़ा काम मांगने, शरीर में जान नहीं और काम करेगा। राम जी, रंजन, तेरा दोस्त बूढ़ा हो गया।
अब आप ही बताइए गुरुजी, ऐसी परिस्थिति में वैभव का लंदन जाना ही सही रहेगा ना? तुम सही कह रहे हो भीम। देखा, लेकिन गुरुजी, मैं भी तो सही कह रहा हूं ना। मेरा पक्ष भी गलत नहीं है कि जो भी ऊंची जात का इनकी तरफ जाएगा उसे ये सब झेलना ही पड़ेगा। तो मैं झेल लेता हूं। ये भी सही है। हम दोनों सही कैसे हो सकते हैं गुरुजी? यही तो सुंदरता है। तुम दोनों का कहना उचित है। समाज की दो धाराओं के मिलन में विरोध तो होगा ही और उसे झेलना भी पड़ेगा। इस कारण मेरे अनुसार तुम दोनों को इस पर विचार ही नहीं करना चाहिए। लेकिन गुरुजी, और गुरुजी, मुझे क्या करना चाहिए? क्या हुआ रमा भाभी? क्या हुआ रमा? आई ने बताया कि मैंने मेरे पहले पति की कभी बात नहीं की, लेकिन आज बता रही हूँ। मेरे पहले पति के एक छोटे भाई थे, उनकी दोस्ती भी एक ऊंची जात वाले व्यक्ति के साथ थी और फिर एक दिन उन दोनों की लाश मिली। अब तुम सोचो कि ऐसा कुछ भीम और वैभव के साथ हुआ तो? रमा भाभी, आप ऐसे डरिए मत। डरने से कुछ नहीं होगा। रमा, तुम एक साधारण स्त्री नहीं हो और ना ही एक साधारण पत्नी। रमा, तुम भीमराव की पत्नी हो। एक बात रमा सदैव अपने स्मरण में रखना, पुरुष की बड़ी बड़ी लड़ाई में उससे अधिक उसकी स्त्री को लड़ना पड़ा है। इतिहास साक्षी है, एक पुरुष तभी विजयी हो पाता है जब स्त्री अपनी लड़ाई में विजयी हो पाती है। प्रचंड देव जी, आपके भाई वैभव देव तो मान ही नहीं रहे। कुछ करना पड़ेगा। ऐसे भाई का पैदा होना ही गलत था। कुल का सत्यानाश करेगा वो। समस्या समाप्त। कैसे? प्रचंड देव जी, ताली बजाने के लिए दो हाथों की आवश्यकता होती है। अगर हम एक हाथ हटा दें, मतलब भीमराव को मार डालते हैं। नहीं नरोत्तम, शायद तुम भूल गए कि हमने तुमसे क्या कहा था कि भीमराव के समर्थक भी है। अगर वो मर जाता है तो आंदोलन खड़ा हो सकता है, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। फिर तो एक ही रास्ता बचता है, वैभव देव को मार डालते हैं। नरोत्तम, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। ये मत भूलो कि वो हमारा भाई है। जात और धर्म से भी बढ़कर है क्या प्रचंड देव जी? चंड देव जी भाई है आपका, लेकिन है कुल का नाश करने वाला। इसीलिए सजा तो देनी ही पड़ेगी। भीम, मैं क्या सोच रहा था कि मैं लंदन जाकर तुम्हारे वहाँ पढ़ने की और एडमिशन की सारी तैयारी करके रखता हूँ। तुम अपनी परीक्षा देकर वहीं आ जाना, आगे की पढ़ाई करना। नहीं वैभव, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे लिए। जो किया है वही बहुत है। मैं एक ऐसा लड़का हूं जिसने पिछली परीक्षा इसलिए नहीं दी कि उसके पास फॉर्म भरने के पैसे नहीं थे। और अब तुम कह रहे हो कि मैं लंदन जाकर पढ़ाई करूं। मैं यही ठीक हूं, यही आगे की पढ़ाई करूंगा। और तुमने मेरे लिए इतना सोचा, यही बड़ी बात है। अरे लेकिन सिर्फ सोचने से क्या होता है, उसे करना भी तो चाहिए। तुम फिक्र मत करो, मैं सब इंतजाम कर लूँगा। तुम्हारे लंदन आने का, पढ़ने का, रहने का सारा खर्चा मैं देख लूँगा। डोंट वरी। लेकिन वैभव जी, अभी अगर आनंद भाव भी भीम से ऐसा कहते तो भी भीम ऐसे ही कहता क्या? नहीं वैभव, लेकिन वेकिन कुछ नहीं भीम, तुम अभी घर जाओ और
और अपने घर वालों से बात करो। मैं अपने घर जाता हूँ और अपने घर वालों से बात करता हूँ, ठीक है? इसमें बुराई क्या है? आप अगर उनकी मदद से लंदन पढ़ने चले जाएंगे तो मैं तो कहती हूँ जाइए। बुराई नहीं है रमा, लेकिन वैभव के पैसों से जाना ठीक रहेगा? लोग कर्जा लेते हैं ना, आप इसे कर्ज समझ कर ले लीजिए और बाद में किसी न किसी तरीके से लौटा दीजिए। लेकिन सोचिए तो सही, इस अवसर को क्यों छोड़ना? सोचता हूँ, अभी घर जाते हैं, एक बार बाबा बुआ आनंद भैया से बात करता हूँ। हाँ बाप, ऊंची जात का होकर छोटी जात के आदमी के साथ रहता है, तुझे जीने का कोई हक नहीं। तुझे आज मैं मार डालूंगा। अरे भाऊ पागल हो गए हो क्या? ये क्या बोल रहे हो? ये गलत। अरे अरे ये क्या क्या? बाबा और बुआ ये सुनकर कितने खुश हो जाएंगे ना कि आपको लंदन जाने का मौका मिल रहा है। घबरा मत, ये खून नकली है। अरे तुझे सिर्फ डराना था, तुझे मौत के करीब ले जाना था। बस तुझे यही समझाना था कि उस छोटी जात के भीम के साथ रहना छोड़ दे, वरना अगली बार ये खून असली होगा और ये खून तेरा होगा, या फिर तेरे चक्कर में वो कोई और मारा जाएगा। जब हमारी आई मरी थी ना, तब सबसे ज्यादा यही रोया था, और 4 दिन तक ये हमारे सीने से चिपका रहा, और हम इसे ये समझाते रहे कि आज से तुम्हारी आई भी हम हैं और तुम्हारे बाबा भी हम। इसे इस तरह रोता हुआ देखकर सच कहे तो हमारा मन कर रहा है कि इसे जाकर चुप करा दे। अरे क्या बात कर रहे हैं प्रचंड देव जी, आप मत जाइएगा। ये सब हम अपने लिए कर रहे हैं, नहीं ना, ये सब हम कर रहे हैं वैभव देव के लिए, उनके भविष्य के लिए। देखिए आज इनके चेहरे पर जो डर है, जो आंसू हैं, ये जरूरी है इनके जीवन के लिए।
एक बार ये सही सलामती से लंदन पहुंच जाए, उसके बाद हम भीम से हिसाब लेंगे, पूरा हिसाब लेंगे। उसकी जिंदगी की हर खुशियां, हर सुकून को हम छीन लेंगे। पापा, पापा ये क्या हो रहा है? क्या हुआ है आपको? मैं कुछ नहीं बेटा, वो रास्ते में गिर गया मैं। लेकिन कैसे? वो हम लोग बेटा, हम लोग रास्ते से जा रहे थे तो पत्थर से ठोकर लगी और गिर गए तुम्हारे बाबा। थोड़ी चोट लगी है, ठीक हो जाएगा। थोड़ी नहीं काका, बहुत चोट लगी है। क्या है ये पापा? अभी आपको अपना ख्याल रखना चाहिए ना। नहीं बेटा, तुम्हारा बाबा बूढ़ा हो गया, मेरे घुटने पहले जैसे मजबूत नहीं रहे, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन पापा फिर भी हो गया दिखावा? अब जाओ अपनी हद में, वही तुम्हारी सही जगह है। जीजा भाई, उठो। गर्म पानी करने रखा है, लक्ष्मी ले आओ। भीम बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? परीक्षा नजदीक आ रही है, अब तक कितनी पढ़ाई कर पाए? पढ़ाई कर रहा हूँ पापा, वैभव जी ने कहा कि वो लंदन जाकर इनके रहने और पढ़ने की सब व्यवस्था कर लेंगे। और इनकी आने वाली परीक्षा जब खत्म हो जाएगी तो आगे की पढ़ाई करने ये लंदन जाएंगे। लक्ष्मी, क्या हुआ लक्ष्मी? लंदन का नाम सुनकर भूकंप आ गया क्या? भूकंप नहीं आया दीदी, बेशर्मी की हद देखकर हाथ कांप गए होंगे लक्ष्मी के। भीमबाऊ, आपको दूसरों पे भार बनना बहुत पसंद है ना? नहीं, क्योंकि पहले आप हमारे ऊपर भार बने हुए थे और अब वैभव देव जी के ऊपर। उंगली पकड़ो तो गला पकड़ना इससे कहते हैं। लक्ष्मी, दूसरा पानी रखो, जाओ। मैंने मना कर दिया पापा, लेकिन मैं जबरदस्ती कर रही हूँ कि आपको पढ़ने जाना चाहिए। और यहाँ हम क्या अलग कर रहे हैं? यहाँ भी तो एक दूसरे की मदद से ही जीते हैं ना। और पापा, मैंने इनसे ये भी कहा कि वैभव जी के जो भी पैसे खर्च होंगे वो सारे पैसे ये कमा कर लौटा देंगे। अच्छा, आज तक कितना कर्जा चुकाया है भीम ने, जो अब चुका देगा? मुझे तो लगता है लंदन वंदन छोड़ो, काम ढूंढो। और परीक्षा देकर क्या होगा? पढ़ाई का ख्याल दिलो दिमाग से निकाल दो और परिवार के बारे में सोचो थोड़ा। और एक साल तुमने पढ़ाई नहीं की तो कौन सा तूफान आ गया था तुम्हारे जीवन में? बल्कि थोड़ा बहुत काम कर रहे थे तो परिवार का भला ही हुआ, रमा को भी सुकून मिला। अब फिर से पढ़ाई की बात, मतलब एक नई मुसीबत।